नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इस नई वीडियो में। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिससे न केवल पर्यावरण का नुकसान होता है बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। भारत माइक्रोप्लास्टिक के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक किस तरह से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और क्या इनका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा माइक्रोप्लास्टिक नैनो प्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में इस पूरी खबर को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के प्रवेश के क्या मार्ग हैं, यानी एक्सपोजर मार्ग के बारे में बात करेंगे। फिर इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर बात होगी और फिर क्या इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से या सामान्य जागरूकता अभियान चला करके, उस पर भी सामान्य तौर से बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप वहां पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य तौर से खबर को जानने का प्रयास करते हैं और खबर यह है कि हाल ही में एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024, जिसके अनुसार भारत विश्व के 4 प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जो माइक्रोप्लास्टिक का एक तरह से पर्यावरण में उन्मुक्त करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। भारत 3,91,879 टन माइक्रोप्लास्टिक का उत्पादन सामान्य तौर से वर्ष 2024 में करेगा, इस रिपोर्ट का यह कहना है। और इसलिए मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को जानना और किस तरह से मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक प्रवेश करते हैं, हमारे लिए इसको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक की उपस्थिति पर्यावरण में बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक को सामान्य तौर से आपको इसकी परिभाषा क्या है इसको भी जान लेना चाहिए। जब हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं तो सामान्य तौर से हम एक ऐसे प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ या जिसका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। जब हम नैनो प्लास्टिक की बात करते हैं तो उसमें आपको नैनो का मतलब भी समझना चाहिए। जैसे नैनो का मतलब क्या है, 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, सामान्य तौर से 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और जब हम नैनो प्लास्टिक की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर आकार का जो प्लास्टिक है वो नैनो प्लास्टिक की श्रेणी में आता है। नैनो प्लास्टिक की खास बात यह है कि नैनो प्लास्टिक आपके स्किन पर अगर जमा हो जाता है तो अध्ययन इस प्रकार के सामने आए हैं कि ये आपके त्वचीय मार्ग से भी आपके शरीर में प्रवेश करता है। माइक्रोप्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक आपके स्किन के माध्यम से, आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन नैनो प्लास्टिक का जमाव अगर आपकी स्किन पर हो जाता है तो इस बात का खतरा है कि नैनो प्लास्टिक का अंतर्ग्रहण आपके शरीर में आपके स्किन के माध्यम से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर मार्ग, आपके शरीर में नैनो प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक किस तरह से प्रवेश करता है, इसी को जान लेते हैं। 3 तरह के मार्ग हैं। एक अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ, जब आप पानी पीते हैं या भोजन करते हैं तो आपके मुख के माध्यम से नैनो प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक है आपके सांस लेने के माध्यम से, दोनों चाहे माइक्रोप्लास्टिक हो और चाहे नैनो प्लास्टिक हो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और एक त्वचीय संपर्क भी है। त्वचीय संपर्क के बारे में जैसा कि अभी हमने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक की बहुत कम संभावना है कि वो आपके स्किन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन नैनो प्लास्टिक इस माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं यानी अंदर ग्रहण की बात करते हैं तो इसके कई माध्यम है। जैसे आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या आप ड्रग कैप्सूल लेते हैं। भोजन जब आप करते हैं तो किस तरह के भोजन में इसके होने की संभावना होती है माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के, जब आप किसी प्रकार का मरीन फूड, समुद्री भोजन करते हैं, किसी तरह के जलीय पादप या जलीय जंतु से संबंधित भोजन करते हैं जिसको हम एक्वेटिक फूड्स के नाम से जानते हैं, या सामान्य जब आप नमक का भी प्रयोग करते हैं,
तो जो टेबल साल्ट है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से भी माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है, चाहे वो टैप वाटर हो चाहे बोटल्ड वाटर हो, यानी बोतल बंद पानी हो, इन दोनों ही माध्यमों से आपके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक प्रवेश कर सकता है। और जो अलग अलग बिवरेजेस मार्केट में उपलब्ध हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उसके माध्यम से भी ये रहती है संभावना कि माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से डर्मल कांटेक्ट यानी त्वचीय संपर्क के माध्यम से भी प्रवेश हो सकता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, टेक्सटाइल्स का प्रयोग करते हैं, या सिंथेटिक फैब्रिक का प्रयोग करते हैं, या सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं। यानी कई बार कई अध्ययन ऐसे भी सामने आए हैं कि आपके टूथपेस्ट के माध्यम से भी इस माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक का प्रवेश आपके शरीर में हो सकता है और उसका भी नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो मुख्यतः ये 3 मार्ग हैं जिन मार्ग से माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके सामान्य प्रभावों के बारे में बात करें तो इसके सामान्य प्रभाव क्या होंगे? सामान्य प्रभाव ये होंगे कि जब आप इनका अंतर्ग्रहण करते हैं तो ये आपकी भोजन नली से आपके पेट में प्रवेश करते हैं, और पूरे के पूरे सिस्टम में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनका आपके ऊतकों में, आपके टिश्यूज में जमाव हो सकता है, और उस जमाव से ये आपको प्रभावित करते हैं, आपके स्वास्थ्य पर एक दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकते हैं, एक दीर्घकालिक प्रभाव रहते हैं। तो जठरांत्र यानी जब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं, आपके मुख के माध्यम से, इसोफेगस यानी आपकी जो भोजन नली है उसमें इनका प्रवेश रहता है, आपके पेट में या आपके जो छोटी आंत और बड़ी आंत है या उससे संबंधित आपके लीवर में इनका प्रवेश होता है, तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव होता है। एक नकारात्मक प्रभाव में आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इन फ्री रेडिकल्स से निपटने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उतनी मात्रा में उपस्थित ही ना हो, यानी एक प्रकार का असंतुलन बन जाए, तो आपकी कोशिकाएं और ऊतकों को माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब आप श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इनहेलेशन के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तब आपके नाक एक नेजल कैविटी के रूप में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने आता है। इसी प्रकार से जलन के रूप में, सूजन के रूप में इसके नकारात्मक प्रभाव आपके सामने आ सकते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपके इम्यून सिस्टम पर भी इसका प्रभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके रक्त कोशिकाओं में इनका जमाव हो सकता है, और जैसा कि अभी आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। यानी जो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में जमा हो गए हैं उनसे निपटने के लिए जो आपके इम्यून सिस्टम को एक प्रतिरक्षा प्रणाली को काम करना है एंटीऑक्सीडेंट्स के माध्यम से, वो आपकी कमजोर हो सकती है माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के माध्यम से। इसी प्रकार से आपकी तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं और आपके रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके आपके मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव इनका पड़ सकता है। भ्रूण पर भी इनके प्रभाव का अध्ययन हुआ है कि भ्रूण के विकास को ये प्रभावित कर सकते हैं, और भ्रूण की रक्षा के लिए जो आपका प्लेसेंटा बैरियर है उसको ये क्रॉस कर सकते हैं और भ्रूण के ऊतक में इनका प्रवेश हो सकता है। भ्रूण के ऊतक में प्रवेश होगा तो न केवल भ्रूण के विकास को प्रभावित करेंगे बल्कि गर्भावस्था की पूरी स्थिति को ही प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से इनका भ्रूण के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। सामान्य तौर से इनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, और इसलिए इनके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी है कि माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को एक कठोर नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के जो स्रोत हैं उन्हीं स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए, और उन स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करने के अलावा जो अपनी सरकार की अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं हैं उनको सुधारना चाहिए, उनको और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड करना चाहिए। उनमें लगातार सुधार इस प्रकार से होना चाहिए कि इनका जमाव पर्यावरण में कम से कम हो। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाई जानी चाहिए, और इस समस्या से निपटने के लिए जितना हो सके इनोवेटिव समाधान ढूंढने के भी प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा तंत्र का निर्माण हो जिससे इनके मूलभूत स्रोतों पर ही प्रतिबंध स्थापित किया जा सके या कम से कम नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इन तरीकों के माध्यम से हम पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक के जमाव को कम कर सकते हैं और मानव शरीर में इनके प्रवेश को भी रोक सकते हैं। इसके तरीके हो सकते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है
माइक्रोप्लास्टिक नैनोप्लास्टिक के मानव शरीर में प्रवेश का संभावित प्रवेश मार्ग है या प्रवेश के संभावित प्रवेश मार्ग हैं? कौन कौन से हैं? आपका पहला दिया गया है अंतर्ग्रहण, दूसरा श्वास, तीसरा त्वचा संपर्क या चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।